बीएच कर्व पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जानते हैं, कुछ टर्म कैसे कौन कौन से, जैसे बी क्या होता है, बी हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये क्या होता है, B इज इक्वल्स टू क्या फाई बाई ए होता है। मतलब यहां से क्लियर है, ये दिख रहा है कि हम B इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, क्या B इज प्रोपोर्शनल टू फाई लिख सकते हैं। फाई ही क्या होता था, अगर नंबर ऑफ टन्स के बारे में बात किया जाए तो फाई ही क्या होता था, क्या साई के बराबर होता था। तो B इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज प्रोपोर्शनल टू साई, मतलब जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा, ये हमें ये बता रहा है। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं B इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच भी होता है, जहां पे H क्या है, यहाँ पे H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, H किसी कॉइल के लिए H क्या होता है, तो कॉइल के लिए H इज इक्वल्स टू एन आई बाई एल होता है, जहां पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है करंट इन कॉइल, और L क्या है लेंथ ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे क्या हम बता सकते हैं कि जो H होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है फिक्स होता है, मतलब H किस पे डिपेंड करेगा, एमएमएफ पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, और H करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब H किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के, कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे क्या वैसे वैसे B भी बढ़ेगा, तो इसलिए B और H के बीच में हम रिलेशन देख सकते हैं। कुछ और चीजें क्या, कि जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हो क्या वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे कॉइल में वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। मतलब फ्लक्स और करंट के बीच का रिलेशन भी क्या बताएगा, बीएच कर्व के बारे में बताएगा, या फिर बोल दो बीएच कर्व बनाएंगे तो वो किसके बारे में और बताएगा, फ्लक्स और करंट के रिलेशन के बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो चलो अब बीएच कर्व स्टार्ट करते हैं हम, बीएच कर्व क्या होगा, बीएच कर्व स्टार्ट करते हैं। तो बीएच कर्व समझने से पहले कुछ चीजें चलो देख लेते हैं जो कि हम देख चुके हैं। तो बीएच कर्व में B जो होता है वो y एक्सिस होता है, और H जो होता है वो क्या होता है, H एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो बीएच कर्व में जो हमारा B होगा वो क्या होगा, वो y एक्सिस होगा, और जो H होगा वो क्या होगा, x एक्सिस होगा। B हम जानते हैं फाई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब साई पे डिपेंड करेगा, H किस पे डिपेंड करेगा, I पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ले लें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ले लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, मतलब करंट किसके द्वारा बढ़ाएंगे, तो करंट इस कॉइल के द्वारा बढ़ाएंगे। अब जैसे जैसे इसमें तुम करंट बढ़ाओगे नंबर ऑफ टर्न्स के कारण इसमें क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स को फाई क्या साई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स साई क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, अगर इसमें एसी करंट दे रहे हो तो टाइम के साथ एसी वोल्टेज करंट और फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें करंट वोल्टेज और फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉजिटिव करंट जा रहा होगा तो ऐसा कुछ डायरेक्शन रहा होगा, और जब निगेटिव करंट जाएगा तो ऐसा डायरेक्शन रहा होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब पॉजिटिव करंट जा रहा होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम बनाना चाहो, देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो फ्लक्स बाहर की तरफ है, और अगर करंट का डायरेक्शन अगले साइकिल में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या इस साइड हो जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बार मैग्नेट से फ्लक्स बाहर निकल रहा है और दूसरी बार मैग्नेट से फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब एक बार हमारा कॉइल नॉर्थ की तरह काम कर रहा है तो अगले हाफ साइकिल में किसकी तरह काम करेगा, क्या साउथ की तरह काम करेगा। तो नॉर्थ और साउथ हमें एसी में एक साथ दिखते हैं। ठीक है, अब चलो इस पॉइंट पे क्या होगा, क्या इस पॉइंट पे V इज इक्वल्स टू 0 और H इज इक्वल्स टू 0 होगा,
ठीक है। इस पॉइंट पे B भी 0 होगा और H भी 0 होगा। अब जैसे जैसे कॉइल में करंट बढ़ाओगे, मतलब किस तरफ हम जाएंगे, जब H एक्सिस की तरफ, X एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो उस टाइम पे जैसे जैसे कॉइल में करंट बढ़ाओगे तो कॉइल में क्या होगा, क्या कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड फ्लक्स भी बढ़ेगा? बिल्कुल, कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस्ड फ्लक्स भी बढ़ेगा। ये BH कर्व हम किसके लिए देख रहे हैं? ये BH कर्व हम मैग्नेटिक मटेरियल के लिए देख रहे हैं। ये BH कर्व हम मैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर देखोगे तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए देख लेते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हो गया कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे पेपर, कॉपर, रबर, ये सब क्या हो गए, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए BH कर्व कुछ इस तरह होगा, जिसमें हम जानते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू या B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू H होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एयर, कॉपर, रबर, पेपर, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। इनके लिए जो म्यू होता है इनका क्या होता है, 1। मतलब इनका अगर हम BH कर्व बनाना चाहें तो इसमें जैसे जैसे करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे H बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ेगा। मतलब ये क्या होता है हमेशा, ये हमेशा लीनियर होता है, ठीक है, ये लीनियर होता है। और इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हीट क्या होगा, मतलब इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा प्रोड्यूस्ड हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस, चलो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस मैग्नेटिक, जब BH कर्व के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है, तो हिस्टेरिसिस लॉस पर साइकिल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BH कर्व होता है। एरिया ऑफ BH कर्व जो होगा वही क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस। तो चलो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब पढ़ोगे तो इसमें बताओ इसका एरिया क्या होगा। किसी भी ओपन कर्व का एरिया हमेशा क्या होता है, 0 होता है, हमेशा क्लोज कर्व का एरिया होता है। मतलब क्या हुआ कि हिस्टेरिसिस लॉस इसमें क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, क्योंकि एरिया ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल 0 होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील। तो सबसे पहले हम आज स्टील के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में पूरा मशीन यूज किया जाता है, ठीक है। मशीन में जहां भी कोर यूज करते हैं, जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, वहां पे क्या यूज करते हैं, स्टील यूज किया जाता है। इसलिए स्टील का BH कर्व काफी इंपॉर्टेंट है। BH कर्व के बारे में देखना है, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो वैसे वैसे क्या होना चाहिए, क्या हम जानते हैं करंट बढ़ाने से किसी कॉइल में फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या डेंसिटी बढ़ेगा, बिल्कुल। मतलब H बढ़ा रहे होगे तो B क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे तो B क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके B क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। किसी एक पॉइंट पे आके B अगर कांस्टेंट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इस पॉइंट के बाद तुम कितना भी करंट बढ़ा दो, इस पॉइंट के बाद तुम कितना भी करंट बढ़ा दो, लेकिन इसके बाद क्या नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। मतलब इसके बाद जब तुम करंट बढ़ाओगे तो ये किस स्टेट में आ गया है, तो ये सैचुरेशन की अवस्था में आ गया है। सैचुरेशन का अवस्था का मतलब हुआ कि कितना भी अब करंट बढ़ा दो इस पॉइंट के बाद, किसमें कन्वर्ट होगा वो करंट, लॉस में कन्वर्ट होगा। लॉस में अगर केवल कन्वर्ट हो रहा है और फ्लक्स हमें नहीं मिल रहा है तो क्या हम करंट बढ़ाएंगे, नहीं। ऐसे ही AC सिस्टम में एक न एक पॉइंट पे आके करंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे करंट क्या हो जा रहा है, 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम ये इस पोजीशन से फिर से इस पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर इस पोजीशन पे फिर से इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। जैसे शुरू में मैग्नेटिक मटेरियल के सारे एटम्स क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे। अगर सारे एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं तो जैसे जैसे तुम करंट बढ़ा रहे हो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके सारे के सारे एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगाए हुए हैं, इस तरफ लगाए हुए हैं।
अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर सारे एटम्स ओरिएंट हो गए तो क्या उसके बाद कोई एटम्स बचा है जो ओरिएंट होगा अब इस तरफ? नहीं। इसलिए मतलब किस अवस्था में आ चुका है? सैचुरेशन की अवस्था में आ चुका है। मतलब कितना भी अब करंट बढ़ा दो वो मैग्नेट नहीं बनने वाला है, वो जितना मैग्नेट था वो उतना संतुष्टि की अवस्था में आ चुका है वो। चलो ठीक है, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करंट कम करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब करंट को जीरो कर देंगे। अब जब हम करंट को जीरो कर दे रहे हैं तो उस टाइम पे फ्लक्स डेंसिटी भी इस पोजीशन से कहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ करंट जीरो आया, मतलब फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन बचपन में खेले होगी क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, तब तो नहीं जानते होगे, अब जान लो। लोहा, लोहा क्या एक तरह का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जब किसी लोहे को चुंबक के पास रखते हो तो क्या होता है, 2-3 महीने बाद ऑब्जर्व करते हो कि वो खुद ही एक छोटा सा चुंबक बन चुका है, मतलब उसके अंदर अब कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण आ गया है। कब? जब वो लोहे के पास रखा गया। अगर उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण आ गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट को भी हटा दोगे लेकिन तब भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाएगा क्या? नहीं, मतलब उसमें कुछ चुंबकीय गुण बच गया है। अब उसमें अगर कुछ चुंबकीय गुण बच गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल फ्लक्स या फिर रिटेंटिविटी। उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल फ्लक्स या फिर रिटेंटिविटी। तो यहाँ पे बी आर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बी आर का मतलब हुआ रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी या फिर रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी इसका मतलब होता है मैग्नेट रिटेन्स some flux after making current in the coil zero। करंट को हम जीरो बना देते हैं तब भी उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे तो उस टाइम पे मटेरियल के बारे में अगर देखना चाहे तो कुछ एटम्स उसी डायरेक्शन में ओरिएंट है लेकिन कुछ एटम्स अपने रैंडम पोजीशन पे आ चुके हैं, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या हो चुका है, बच चुका है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं तो इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जब हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट के बाद जब हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे माइनस करंट लगाएंगे तो माइनस इंटेंसिटी मिलेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, क्या माइनस फ्लक्स मिलेगा जो कि माइनस बी के बराबर होगा, माइनस फ्लक्स मिलेगा जो कि माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस साई मिलेगा जो कि माइनस बी के प्रोपोर्शनल होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे थे तो प्लस था, नीचे जाएंगे तो माइनस, यहाँ पे राइट में जा रहे हैं तो प्लस है, तो लेफ्ट में जाएंगे क्या होगा, एक्सिस पे हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अब जब करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या होगा, या फिर बोलो कि इस मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए, इस मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म है इसको हटाने के लिए, जैसे चेयर को अगर इस तरफ धक्का दिए हो पहले तो उसको वापस उस पोजीशन में लाने के लिए क्या करना होगा, तुमको उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगाना होगा। अगर अपोजिट फोर्स लगाओगे तभी तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। उसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड में एटम्स इस तरफ ओरिएंट हुए हैं तो इनको वापस दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाए थे उसके जस्ट अपोजिट लगाना होगा। अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाना है तो हम क्या करेंगे कि इस मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली खत्म करने के लिए, मतलब मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मटेरियल में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम एक तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। मतलब हम इसमें
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फिर से क्या कहानी होगा, फिर से वही कहानी चलेगा, क्या कि कुछ देर बाद जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो कुछ देर बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी मटेरियल क्या हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल सैचुरेट कर जा रहा है तो इसके बाद जितना भी करंट दोगे वो क्या होगा, लॉस में कन्वर्ट होगा। मतलब मटेरियल फिर से किस अवस्था में आ गया है, मटेरियल फिर से सैचुरेशन के स्टेट में आ गया है। मतलब मटेरियल के सारे एटम्स फिर से किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए हैं, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे एटम्स ओरिएंट हो गए हैं। मतलब अब कितना भी करंट दे दो और एटम्स ओरिएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये पता चला कि अब हमें क्या कर देना चाहिए, अब हमें फिर से करंट को जीरो कर देना चाहिए। जब फिर से तुम करंट को जीरो करोगे तो मटेरियल के सारे एटम्स क्या होंगे, क्या सारे एटम्स इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे, नहीं। मतलब मटेरियल में फिर से कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अपोजिट करंट अप्लाई की हो, ठीक है। और इस जो रेसिडुअल फ्लक्स को खत्म करने के लिए तुम अपोजिट में फोर्स लगाए हो, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। तो यहाँ पे HC को हम क्या बोलेंगे, कोर्सिव फोर्स। कोर्सिव फोर्स का मतलब होता है अपोजिट फोर्स applied to completely demagnetize the material। मैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो अपोजिट फोर्स लगाए, जैसे इसमें इतना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बचा हुआ था इतना, अब इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब इसके में फ्लक्स को क्या करना है, जीरो करना है। फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए क्या करना होगा, इसको एक्स एक्सिस पे लाना होगा, मतलब एच वाली एक्सिस पे लाना होगा। अब इस पोजीशन पे फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया है, क्या इस पोजीशन पे फ्लक्स डेंसिटी कंप्लीटली जीरो हो चुका है। मतलब इतना हमें अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोर्सिव फोर्स। उसी तरह जब फिर से रेसिडुअल फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में बच गया है तो उसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए क्या करना होगा, उसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए फिर से एक कोर्सिव फोर्स लगाना होगा। फिर से एक जो कोर्सिव फोर्स लगाओगे वो क्या करेगा, इसमें कंप्लीटली फ्लक्स को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो ये साइकिल कंप्लीटली ऐसे चलता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। अब इस यहाँ पे मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में जितना कोलिजन हुआ उसी को पूरा क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस। इसीलिए हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ BH कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे BH कर्व के बारे में इतना पता चला हमें। अब BH कर्व के बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट BH कर्व और हार्ड BH कर्व। मतलब सॉफ्ट आयरन क्या होता है और हार्ड आयरन क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन। सॉफ्ट आयरन वो होते हैं जिनका BH कर्व क्या होता है, नैरो होता है। नैरो BH कर्व का मतलब क्या हुआ, जिनका HC क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। मतलब जिनमें जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी बच जा रहा है उसको हटाने के लिए कम से कम कोर्सिव फोर्स लगा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या होता है कि एक बार मैग्नेटाइज होना फिर तुरंत कंप्लीटली क्या हो जाना, डीमैग्नेटाइज होना। तो अगर उसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ जा रही है तो उस मटेरियल को हम किस में यूज करेंगे, उस मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज करेंगे, ठीक है। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हुआ कि जिसका कोर्सिव फोर्स ज्यादा होता है। जिसका कोर्सिव फोर्स ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे
हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इसमें ये हुआ कि इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज, मतलब साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ बनाने में आसानी होगा तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, ऐसे ही अगर साउथ से नॉर्थ बनाने में दिक्कत हो रहा है तो उसको हम किसकी तरह यूज करेंगे, इसको हम परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज करेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट की तरह इसको यूज करेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, मतलब हार्ड आयरन को। समझ में आया? तो बीएच कर्व से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब बीएच कर्व के बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.